मित्रों, हम बात करेंगे महान शिकारी जिम कॉर्बेट की बुक द चौगढ़ टाइगर्स के बारे में, जिसमें जिम कॉर्बेट ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया है कि एक कार्निवोरस जानवर मुख्य रूप से बाघ या तेंदुआ आदमखोर बनने के बाद कितना शातिर हो जाता है। आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट के अनुभव को जिम कॉर्बेट की जुबानी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मेरे सामने दीवार पर पूर्वी कुमाऊं का जो नक्शा टंगा है उस पर कई क्रॉस के निशान बने हैं और हर क्रॉस के नीचे एक तारीख लिखी हुई है। ये क्रॉस उस जगह और तारीख को दिखाते हैं जहां चौगढ़ के आदमखोर बाघ के शिकार हुए लोगों को सरकारी तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। नक्शे पर 64 क्रॉस हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि यह सही गिनती है, क्योंकि यह नक्शा मैंने 2 साल पहले लगाया था और इस दौरान सभी मौतों की रिपोर्ट मुझे नहीं मिली थी। इसके अलावा जिन पीड़ितों को आदमखोर द्वारा सिर्फ घायल किया गया था, जो बाद में इलाज के दौरान मर गए, उन लोगों का नक्शे में कोई उल्लेख नहीं था। पहला क्रॉस 15 दिसंबर 1925 का है और आखिरी 21 मार्च 1930 का। सबसे दूर के क्रॉस के बीच की दूरी उत्तर से दक्षिण तक 50 मील है और पूर्व से पश्चिम तक 30 मील, यानी 1500 वर्ग मील का इलाका, जिसमें पहाड़ और घाटियां हैं, जहां सर्दियों में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मियों में घाटियां बहुत गर्म हो जाती हैं। बाघ की तलाश वन विभाग की पुलिस कर रही है, पर बाघ को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस इलाके में चौगढ़ के बाघ ने आतंक मचा रखा था। अलग अलग आकार के गांव, कुछ में 100 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं और कुछ में सिर्फ 1 या 2 छोटे परिवार। पैरों से बनी पगडंडियां गांवों को जोड़ती हैं। इनमें से कुछ रास्ते घने जंगलों से गुजरते हैं और जब कोई आदमखोर बाघ इन रास्तों को खतरनाक बना देता है तो गांवों के बीच बातचीत चिल्लाकर की जाती है। किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर या फिर किसी बड़ी चट्टान या घर की छत पर चढ़कर एक आदमी पड़ोसी गांव के लोगों का ध्यान खींचने के लिए आवाज लगाता है और जब आवाज का जवाब मिलता है तो संदेश ऊंची आवाज में चिल्लाकर बताया जाता है और इस प्रकार बहुत कम समय में यह संदेश बड़े इलाकों में फैल जाता है। जिम कॉर्बेट कहते हैं, फरवरी 1929 में एक समारोह में मैंने इस बाघ को पकड़ने का फैसला किया। उस समय कुमाऊं डिवीजन में 3 आदमखोर बाघ थे, परंतु चौगढ़ बाघ ने सबसे ज्यादा नुकसान किया था। इसलिए मैंने सबसे पहले उसका पीछा करने का वादा किया। सरकार द्वारा मुझे दिए गए नक्शे में क्रॉस और तारीखें बनी हुई थी, जिनसे पता चला कि आदमखोर बाघ काला आगर पहाड़ी के उत्तर और पूर्वी तरफ के गांवों में सबसे ज्यादा एक्टिव है। यह पहाड़ी लगभग 40 मील लंबी है, 8500 फीट ऊंची है और इसकी चोटी पर घने जंगल हैं। पहाड़ी के उत्तरी तरफ एक जंगल की सड़क है जो कुछ जगहों पर बलूत और बुरुस के घने जंगलों से होकर कई मील तक गुजरती है और दूसरी जगहों पर जंगल और खेतों की जमीन के बीच एक सीमा बनाती है। एक जगह पर सड़क घुमावदार है और इसी घुमाव में काला यागर फॉरेस्ट बंगला स्थित है। मुझे इसी बंगले तक पहुंचना था। 4 दिन की यात्रा के बाद, जिसमें 4000 फीट की कठिन चढ़ाई भी शामिल थी, मैं अप्रैल 1929 की शाम को वहां पहुंचा। इस इलाके में बाघ का आखिरी शिकार
एक 22 साल का नौजवान था जिसे मवेशी चराते समय बाघ ने मार डाला था। मेरे पहुंचने के अगली सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तभी उस नौजवान की दादी मुझसे मिलने आई। उन्होंने मुझे बताया कि आदमखोर बाघ ने बिना किसी उकसावे के उनके इकलौते पोते को मार डाला है। अपने पोते के जन्म के दिन से लेकर उसकी मृत्यु तक की पूरी कहानी उन्होंने बताई। अपने पोते की अच्छाइयां बताने के बाद उन्होंने मुझसे अपने 3 दूध देने वाली भैंसों को बाघ के लिए चारा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि अगर मैं उनकी भैंसों की मदद से बाघ को मार देता हूं तो उन्हें यह संतोष होगा कि उन्होंने अपने पोते का बदला लेने में मदद की है। ये पूरी तरह से बड़े जानवर मेरे किसी काम के नहीं थे, लेकिन यह जानते हुए कि उन्हें मना करने से उन्हें बुरा लगेगा, मैंने उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि जैसे ही मेरे साथ नैनीताल से लाए गए 4 जवान नर भैंसे खत्म हो जाएंगे, मैं उनसे भैंसे मांग लूंगा। आसपास के गांव के मुखिया अब इकट्ठा हो गए थे और उनसे मुझे पता चला कि बाघ को आखिरी बार 10 दिन पहले 20 मील दूर एक गांव में पहाड़ी की पूर्वी ढलान पर देखा गया था, जहां उसने एक आदमी और उसकी पत्नी को मारकर खा लिया है। मुखियाओं के साथ लंबी बातचीत के बाद मैंने रीछ के पूर्वी तरफ डलकनिया गांव जाने का फैसला किया। डलकनिया कालायागढ़ से 10 मील दूर है और उस गांव से भी लगभग उतनी ही दूरी पर है जहां उस आदमी और उसकी पत्नी को मारा गया था। डलकनिया और उसके आसपास के गांवों को मिले पग मार्ग से ऐसा लग रहा था कि बाघ का ठिकाना इन गांवों के आसपास ही है। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैं कालायागढ़ से निकला और जंगल के रास्ते पर चला, जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि यह मुझे रिज के आखिर तक ले जाएगा, जहां मुझे सड़क छोड़कर डलकनिया तक 2 मील नीचे की ओर एक रास्ता लेना होगा। यह सड़क बहुत कम इस्तेमाल होती थी, जो घने जंगल से होते हुए रिज के आखिर तक जाती थी। रास्ते में निशानों की जांच करते हुए मैं लगभग 2 बजे उस जगह पहुंचा जहां से रास्ता अलग होता था। यहां मेरी मुलाकात डलकनिया के कुछ आदमियों से हुई। उन लोगों ने बातचीत में उनके गांव में मेरे कैंप लगाने के इरादे के बारे में सुना था और मुझे यह बताने के लिए रिज पर आए थे। उस सुबह बाघ ने महिलाओं के एक समूह पर हमला किया था जब वे डलकनिया से 10 मील उत्तर में एक गांव में अपनी फसल काट रही थी। मेरे कैंप का सामान ले जाने वाले लोगों ने 8 मील का सफर तय कर लिया था और वे आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन गांव वालों से यह जानने के बाद कि 10 मील दूर इस गांव का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है और घने जंगल से होकर गुजरता है, मैंने अपने आदमियों को गांव वालों के साथ डलकनिया भेजने का फैसला किया और बाघ के हमले की जगह पर अकेले जाने का फैसला किया। मेरे नौकर ने तुरंत मेरे लिए खाना बनाना शुरू कर दिया और 3 बजे खुद को तैयार करके मैं अपनी 10 मील की पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। अनुकूल परिस्थितियों में 10 मील की पैदल यात्रा 2.5 घंटे की आरामदायक यात्रा होती है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से के साथ साथ चलने वाला रास्ता गहरी घाटियों से होकर गुजरता था और बारी बारी से चट्टानों, घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिरा हुआ था। मुझे हर उस रुकावट के पास
सावधानी से जाना पड़ता था, जो एक भूखे आदमखोर बाघ के रूप में अचानक मौत को छिपा सकती थी। मैं अभी भी अपने लक्ष्य से कई मील दूर था जब ढलते दिन ने मुझे चेतावनी दी कि रुकने का समय हो गया है। किसी और जगह सूखे पत्तों के बिस्तर पर खुले आकाश के नीचे सोने से आराम की नींद आती, लेकिन यहाँ जमीन पर सोना मौत को दावत देना होता है। इसलिए मैंने एक ओक का पेड़ चुना और राइफल को एक डाल से मजबूती से बांधकर काफी थकान के कारण मैं उस पेड़ पर ही सो गया। मैं अभी कुछ घंटे ही सोया था कि तभी पेड़ के नीचे कई जानवरों की सरसराहट से मेरी नींद खुली। थोड़ी देर बाद मैंने पेड़ की छाल पर पंजों के खुरेचने की आवाज सुनी और महसूस किया कि भालुओं का एक परिवार काफल के पेड़ों पर चढ़ रहा था, जिन्हें मैंने पहाड़ी से थोड़ी दूरी पर उगते हुए देखा था। भालू खाते समय बहुत झगड़ालू होते हैं। जब तक वे पेट भर खाकर आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक सोना नामुमकिन था। सुबह जब मैं गांव पहुंचा तो सूरज निकले हुए कुछ घंटे हो गए थे। गांव में 2 झोपड़ियां और एक मवेशी घर था, जो जंगल से घिरे 5 एकड़ के खुले मैदान में था। छोटा समुदाय दहशत में था और मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। झोपड़ियों से कुछ गज की दूरी पर गेहूं का खेत था, जहां बाघ पेट जमीन से सटाकर फसल काट रही 3 महिलाओं का पीछा करते हुए ठीक समय पर देखा गया था। मुझे उत्सुकता से वह जगह दिखाई गई जिस आदमी ने बाघ को देखा था और अलार्म बजाया था। उसने मुझे बताया कि बाघ जंगल में पीछे हट गया, जहां एक दूसरा बाघ भी उसके साथ मिल गया था और दोनों जानवर पहाड़ी से नीचे घाटी में चले गए थे। दोनों झोपड़ियों में रहने वालों को नींद नहीं आई थी, क्योंकि बाघों को उनका शिकार नहीं मिला था। काफल हमारे पहाड़ों पर 6000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह पेड़ लगभग 40 फीट ऊंचा होता है और एक छोटी लाल और बहुत मीठी बेरी पैदा करता है, जिसे इंसान और भालू दोनों बहुत पसंद करते हैं। अगली सुबह मैं एक गांव में पहुंचा तो मुझे खबर मिली कि बाघ ने एक जानवर का शिकार किया है, जिसने पूरी रात थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर आवाजें लगाई हैं और मेरे जाने से कुछ ही देर पहले उसने आवाजें लगाना बंद किया है। ये बातें उन रिपोर्टों की पुष्टि करती थी जो मुझे पहले ही मिल चुकी थी कि वहां 2 बाघ थे, यानी आदमखोर बाघ के साथ एक बड़ा शावक भी था। हमारे पहाड़ी लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। जब गांव वालों को पता चला कि मैंने रात जंगल में बिताई है और मेरा कैंप डलकनिया में है, तो उन्होंने मेरे लिए खाना बनाने की पेशकश की। पर मुझे लगा कि खाना बनाने में इन गरीब लोगों पर बोझ पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 कप चाय मांगी, परंतु गांव में चाय नहीं थी। इसलिए मुझे ताजा दूध दिया गया, जिसमें गुड़ डालकर बहुत ज्यादा मीठा किया गया था। यह एक बहुत स्वादिष्ट लगने वाला पेय है। उस गांव में गेहूं की फसल लगी थी, जिसे गांव वाले बाघ के आतंक के कारण काटने से डर रहे थे। इसलिए उन्हें मुझसे आग्रह किया कि हमारे गेहूं काटने तक आप मेरे खेतों में पहरा दें। उन गांव वालों के अनुरोध पर मैंने तब तक पहरा दिया
जब तक कि गेहूं की बची हुई फसल काटी गई और फिर दोपहर में लोगों की शुभकामनाएं लेकर मैं उस दिशा में घाटी के नीचे गया जहां बाघों की आवाजें सुनी गई थी। घाटी जो 3 नदियों लधिया, नंदौर और पूर्वी गौला के जल विभाजक से शुरू होती है, 20 मील तक दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है और घने जंगलों से ढकी है। यहाँ ट्रैक करना असंभव था। बाघों को देखने की मेरी एकमात्र उम्मीद उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना या जंगल के लोगों की मदद से उनका पीछा करना था। आप में से जो लोग पैदल आदमखोर बाघ का शिकार करने के खेल में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि जंगल के पक्षी, जानवर और आसमान की चारों हवाएं इस तरह के खेल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जंगल के उन लोगों के नाम बताने की जगह नहीं है जिनके खतरे की आवाजों पर शिकारी अपनी सुरक्षा और अपने शिकार की हरकतों की जानकारी के लिए काफी हद तक निर्भर रहता है, क्योंकि ऐसे देश में जहां 3 या 4 मील ऊपर या नीचे चलने का मतलब कई हजार फीट की ऊंचाई में अंतर हो सकता है, एक अच्छी तरह से भरे हुए क्षेत्र में जीवों में काफी भिन्नता होती है। हालांकि हवा सभी ऊंचाइयों पर एक स्थिर कारक बनी रहती है और पैदल आदमखोर बाघ के शिकार के संबंध में उसके महत्व के बारे में कुछ शब्द कहना अनुचित नहीं होगा। बाघों को यह पता नहीं होता कि इंसानों में सूंघने की शक्ति नहीं होती है, और जब कोई बाघ आदमखोर बन जाता है तो वह इंसानों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह जंगली जानवरों के साथ करता है, यानी वह अपने शिकार के पास हवा के विपरीत दिशा में उनके लिए घात लगाकर बैठता है। मित्रों, यहां मैं आपको बता दूं, बाघ हो या तेंदुआ जब भी अपने शिकार पर हमला करते हैं, हवा की उल्टी दिशा से ही करते हैं, ताकि उसके शरीर से आने वाली बदबू के कारण उसका शिकार सतर्क न हो जाए। इसका महत्व तब साफ हो जाएगा जब यह महसूस किया जाएगा कि जब शिकारी बाघ को देखने की कोशिश कर रहा होता है, तब पूरी संभावना होती है कि बाघ शिकारी का पीछा करने की कोशिश कर रहा होता है या उसके लिए घात लगाकर बैठा होता है। बाघ की ऊंचाई, रंग और बिना आवाज किए चलने की क्षमता के कारण यह मुकाबला बहुत कठिन होता है, और तब और कठिन हो जाता है जब हवा का फैक्टर शिकारी के उल्टा काम कर रहा होता है। उन सभी मामलों में जहां शिकार छिपकर या चुपके से किया जाता है, शिकार के पास पीछे से जाया जाता है। ऐसे में शिकारी के लिए घने जंगल में जाना आत्महत्या जैसा होगा, जहां उसे पूरा यकीन हो कि कोई आदमखोर छिपा हुआ है, जब तक कि वह हवा के बहाव का पूरा इस्तेमाल न कर सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि जमीन की बनावट के कारण शिकारी को उस दिशा में आगे बढ़ना है जहां से हवा आ रही है, तो खतरा उसके पीछे होगा, जहां वह उससे निपटने में सबसे कम सक्षम होगा। लेकिन हवा के विपरीत दिशा में बार बार मुड़कर वह खतरे को बारी बारी से अपने दाएं और बाएं रख सकता है। बोलने में यह तरीका बहुत आकर्षक नहीं लग सकता है, लेकिन असल में यही सही है। पीछे की ओर चलने के अलावा मुझे घने जंगल में जहां कोई भूखा आदमखोर छिपा हो, हवा के विपरीत दिशा में जाने का इससे बेहतर या सुरक्षित तरीका नहीं पता।
शाम तक मैं घाटी के ऊपरी सिरे पर पहुंच गया था। बिना बाघों को देखे और बिना किसी पक्षी या जानवर से जंगल में उनकी मौजूदगी का कोई संकेत मिले। उस समय नजर आने वाली एकमात्र बस्ती एक मवेशी घर थी, जो घाटी के उत्तरी तरफ काफी ऊंचाई पर था। मैं दूसरी रात पेड़ चुनने में सावधान था। मुझे बिना किसी रुकावट के रात की नींद मिली। अंधेरा होने के कुछ ही देर बाद बाघों की आवाज आई और कुछ मिनट बाद एक मजल लोडर से 2 गोलियों की आवाज घाटी में गूंजती हुई आई, जिसके बाद चरवाहे जहां मवेशी रखते थे वहां से बहुत सारे चरवाहों की चिल्लाने की आवाजें आई। उसके बाद रात शांत रही। अगले दिन दोपहर तक मैंने पूरी घाटी छान ली और मैं डलकनिया में अपने आदमियों से मिलने के इरादे से एक घास वाली ढलान पर चढ़ रहा था। तभी मुझे मवेशी बाड़े की तरफ से एक लंबी कुई की आवाज सुनाई दी। कुई की आवाज एक बार फिर दोहराई गई और मेरे जवाब में आवाज देने पर मैंने देखा कि एक आदमी एक उभरी हुई चट्टान पर चढ़ गया और उस ऊंची जगह से उसने घाटी के पार चिल्लाकर पूछा कि क्या मैं वही साहब हूं जो नरभक्षी को मारने के लिए नैनीताल से आया हूं। जब मैंने उसे बताया कि हाँ मैं वही साहब हूं, तब उसने मुझे बताया कि दोपहर के आसपास घाटी की तरफ की एक खाई से उसके मवेशी भाग गए थे। जब मैंने मवेशी खाने पर पहुंचकर उन्हें गिना तो पाया कि एक सफेद गाय गायब थी। उसे शक था कि गाय को उन बाघों ने मारा है जिनकी आवाज उसने पिछली रात सुनी थी। जहां मैं खड़ा था वहां से आधा मील पश्चिम में उसकी जानकारी के लिए उसे धन्यवाद देकर मैं नाले की जांच करने निकल पड़ा। मैं नाले के किनारे थोड़े ही दूर गया था कि मुझे भागते हुए मवेशियों के निशान दिखे और इन निशानों का पीछा करते हुए मुझे वह जगह ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई जहां गाय को मारा गया था। गाय को मारने के बाद बाघ उसे खौरी पहाड़ी से नीचे नाले में ले गए थे। घसीटने के रास्ते से जाना ठीक नहीं था, इसलिए घाटी में मैं नीचे जाकर मैंने एक लंबा चक्कर लगाया और उस जगह पर नाले के दूसरी तरफ से पहुंचा जहां मुझे शिकार मिलने की उम्मीद थी। नाले का यह किनारा उस तरफ से कम खड़ा था। जिस तरफ से शिकार को ले जाया गया था यह छोटी झाड़ियों से भरा था, जो छिप कर आगे बढ़ने के लिए एकदम सही जगह थी। कदम कदम पर परछाई की तरह चुपचाप मैं झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ा जो मेरी कमर तक पहुंच रही थी। और जब मैं नाले के तल से लगभग 30 गज दूर था तो मेरे सामने एक हलचल हुई। एक सफेद पैर अचानक हवा में ऊपर उठा और जोर से हिला और अगले ही पल एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। बाघ शिकार पर थे और किसी स्वादिष्ट टुकड़े को लेकर उनमें झगड़ा हो रहा था। मित्रों, इस कहानी को यहीं रोकते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।